बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जुम्मा है तो दुरूद पाक पढ़ना ना भूलिएगा। आपके अच्छे से दिन का आगाज़ हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जनाब कोई बहाना नहीं है। आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा है और कल से ही मौसम की अगर बात करें तो मौसम बड़ा बेहतर हो गया है, बड़ा अच्छा हो गया है। ख़ासतौर पर अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है जनाब। और जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों ने खूब रंग जमाया, कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी जनाब उसकी छुट्टी हो गई, मौसम सुहाना हो गया। तो जनाब गर्मी और हब्स के सताए हुए लोगों के चेहरे भी खिल उठे और मेरे ख्याल से ईद ज़रा अब वीकेंड पे मनाई जाएगी, क्योंकि ईद के 3 दिन में शदीद गर्मी थी और जो आउटडोर एक्टिविटीज़ थी, जिस तरह हमने बात की, वो नहीं हो सकी थी। और अब पार्कों का और जू का और इन सारी जगहों का रुख किया जाएगा। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। नशेबी इलाके ऑल दो ज़ेर आब आ गए, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई, कई जगहों पर बिजली भी बंद रही। शेखुपुरा, उकाड़ा, मुरीद के, काला शाह काकू, वारबटन, हुजरा शाह मुकीम, बुरेवाला और मुल्तान में भी खूब जमकर बादल बरसे और बाज़ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी भी देखी गई। पेशावर की अगर बात करें तो पेशावर और गिरदो नवा में बारिश यालाबारी से मौसम दिल फरेब हो गया और गर्मी और लोड शेडिंग से बेहाल जो लोग हैं उन्होंने थोड़ा सुख का सांस लिया। ऑल्दो लोड शेडिंग के सताए जो लोग हैं उन्होंने एहतजाज भी किए और न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि कराची में भी मौसम, क्योंकि कराची का इतना बेहतर नहीं है, वहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो उस तरीके से नहीं कम हुआ, गर्मी वहाँ पर शदीद है। तो जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है जो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, उस पर जो है वो खासे सरापा एहतजाज रहे। और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी जो धमकी थी वो भी किसी काम ना आई और 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग हुई वहाँ पर भी। और हम कल भी यही बात कर रहे थे कि मौसम बेहतर ना हो और उस पर इस तरह से गैर एलानिया लोड शेडिंग और 12 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग अगर हो तो गर्मी के सताए शहरियों ने कहाँ जाना है, क्योंकि बाहर तो वो माहौल ही नहीं है कि वो जाकर थोड़ी देर बैठ भी सकें, क्योंकि गर्मी में सिर्फ गरीब आदमी को एक पंखे का ही सहारा होता है। ऑल्दो इधर का मौसम तो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो गया और महकमा मौसमियात वाले कह रहे हैं कि आइंदा भी बारिश का इम्कान है और प्री मानसून स्टार्ट होगा, उसके बाद मानसून स्टार्ट होगा। अपनी बड़ी खबर की जानिब बढ़ने से पहले एक इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे वाक़या है जिसका जिक्र मैं यहाँ पे करना ज़रूरी समझूंगी, क्योंकि जब भी हमने कानून हाथ में लिया है तो उसके नताइज कुछ ऐसे ही निकले हैं। सवाद के इलाके बदीन में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में, मुबैना तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, जबकि मुश्तिल अफराद ने थाने को भी आग लगा दी। हमले में 8 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। DPO सवाद जाहिदुल्लाह खान के मुताबिक कुरान पाक की मुबैना, आई रिपीट मुबैना बेहुरमती के इल्ज़ाम में इलाका मकीनों ने यह तशद्दुद किया शहरी पर और उसे बरहना करके सड़कों पर घसीटा। न सिर्फ मदीन पुलिस ने जो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था, थाने भी मुंतकिल कर दिया था, लेकिन लोगों को थाने पहुँच कर भी उन्होंने थाने को आग लगाई और तोड़ फोड़ की। मुश्तिल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया गया उस शख्स को। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम जान की बाजी हार गया, जबकि मुश्तिल मुजाहिरीन के हमले में 8 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। सवात में पेश आए इस वाक़े का नोटिस ले लिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से टेलीफोनिक राबता करके वाक़े की रिपोर्ट ज़रूर तलब की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस नाखुशगवार वाक़े पर इज़हार अफसोस करते हुए शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की। खुदारा कानून अपने हाथ में ना लें, वैसे भी जज़ा और सज़ा अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक आप सब्र करें और स्टेट को अपना काम करने दें। आप कानून को हरगिज़ अपने हाथ में ना लें। वैसे तो हम बहुत माशाल्लाह से पुख्ता ईमान वाले मुसलमान हैं, लेकिन अगर बॉयकॉट पर आते हैं तो बहुत बहुत बड़ी कंपनीज का बॉयकॉट कर देते हैं, लेकिन फिर फैसलाबाद में अगर एक ट्रॉलर रुक जाए तो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, तो माशाल्लाह से मेरे यही मुसलमान बहन भाई थे जो उसको लूट कर ले गए और उसमें कुछ नहीं छोड़ा। वहाँ जाकर वहाँ पर पता नहीं ईमान कहाँ चला जाता है, लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हैं उनमें इनका ईमान जाग जाता है और जुर्म होने से पहले इस तरह से किसी पर तशद्दुद किया जाए और मुबैना तौर पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम था उस शख्स पर और उसको जिंदा जला दिया गया और उससे कबल जो उस पर तशद्दुद किया गया ना वो अल्फाज में बयान किया जा सकता है और ना ही वो मनाजिर देखने के काबिल हैं। तो खुदारा आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कानून को अपने हाथ में ना लें और इस तरह के मामलात में ज़रा तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा करें और स्टेट को अपना काम करने दें। तो जनाब अब बड़ी खबर शामिल कर लेते हैं, ज़रा सियासी मंजरनामे पर नज़र डालेंगे।
सियासी मंजरनामे में काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है और वो ये कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नोक झोंक जो है ना वो चल रही है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान फाइनली गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात से उनसे आगाह कर दिया और मुलाकात में दीगर इशूज़ पर भी बातचीत हुई। मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो सास बहू के झगड़े की अंदरूनी वजह है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी शहबाज सरकार को ब्लैकमेल कर रही है और शहबाज सरकार मौजूदा सूरत हाल में ताकि अपनी मुद्दत पूरी कर पाए वो इसलिए ब्लैकमेल हो रहे हैं। दूसरी जानिब कहा यही जा रहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब काबीना में शमूलियत पर गौर कर रही है और इसी पर हमने आज बात करनी है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के लोड शेडिंग पर एक्शन के बाद जवाबी एक्शन अब शुरू हो चुका है और शहरी रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में ज़बरदस्ती घुस गए हैं। इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद की और वो बोले कि अब ये कल्चर बन गया, ग्रिड स्टेशन पर जाओ बटन ऑन कर दो, ऐसा नहीं होता। आप 4 बटन दबाएं और बिजली ऑन कर दें। लोड शेडिंग वहाँ ही होती है जहाँ बिजली चोरी हो और बिल ना दिए जा रहे हैं। उस पर हम बात करते हैं। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत पराचा साहब, गुड मॉर्निंग और डूइंग वेल। सर, ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, जिस तरह से मैंने अभी कहा कि सास बहू की जो नोक झोंक है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, मुलाकात भी जो कल हुई उसका भी 3 बार पहले वक्त तब्दील हुआ, फिर फाइनली जाकर मुलाकात हुई। कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के पास सादा अक्सरियत नहीं है और यही हकीकत है 8 फरवरी के बाद वजूद में आने वाली हुकूमत के हवाले से। बजट पास होना है, पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर बजट पास नहीं हो सकता। तो पॉलिटिकल मैनूवरिंग या पॉलिटिकल प्रोसेस में जब इत्तेहाद हो और वो भी इतना वीक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद भी उस तरह ना हो कि आप काबीना में शामिल हों, आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस हों, तो फिर जो जिनके स्टेक्स हों वो फिर थोड़ा बहुत अकोमोडेट करते भी हैं और दूसरी साइड करवाती भी है। दिस इज नो न्यू नॉर्म, इट्स अ नॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स के आप सपोर्ट दे रहे हैं तो इन ल्यू ऑफ द सपोर्ट फिर आप कुछ लेते भी हैं। अब इसमें एक सूरत हाल ये बनी जो बार बार पीपल्स पार्टी कह भी रही है कि हमें अश्योर किया गया था, यकीन दहानी करवाई गई थी कि बजट में मशावरत भी होगी और फिर जो पीपल्स पार्टी के कंसर्न हैं उनको एक्सेप्ट भी किया जाएगा और कल शाम को एक्सेप्ट भी किया गया। तो मेरा ख्याल है दोनों साइड्स मेंटली तैयार भी थी एक ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए कि जिसमें एक साइड रूठेगी, दूसरी मनाने के लिए जाएगी, फिर उसमें कुछ उनको गिव एंड टेक दिया जाएगा। अब बुनियादी तौर पर फर्ज किया इसहाक डार साहब अगर वजीर खजाना होते तो ये नौबत ना आती, चूंकि वजीर खजाना मुल्क के एक टेक्नोक्रेट हैं, वो इन पॉलिटिकल जो व्हीलिंग डीलिंग है उससे इतने आशना नहीं है। तो इस वजह से भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है कि वो स्टेट बात करते हैं क्योंकि इज नॉट अ पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स में फिर स्टेट बात तो चलती नहीं है। जो ग्रीवेंस है पीपल्स पार्टी का वो इत्तेहादी हुकूमत के दौर से चला आ रहा है। मसलन वो कहते हैं कि PSDP जो है यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें सिंध को और शेयर दिया जाए, सिंध का शेयर बढ़ाया जाए। आपको याद है इत्तेहादी हुकूमत में जब वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो जरदारी, स्वात में एक जलसा था, चेयरमैन बिलावल ने वहां जाकर भी कहा था कि अगर ये मुतासरीन सैलाब जो वर्स्ट फ्लडिंग थी उसके मुतासरीन की हेल्प के लिए जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया गया तो हम अपना इत्तेहाद छोड़ देंगे, मीन हम कोalition गवर्नमेंट चेंज कर देंगे। तो ये वाली चीजें हैं, कंसर्न हैं, लेकिन अच्छा है कल मुलाकात हो गई। एक स्ट्रक्चर्ड मुलाकात है। शौकत पराचा साहब के पीपल्स पार्टी जुनूबी पंजाब में पावर शेयरिंग मांग रही है और कह रही है कि जुनूबी पंजाब में हमारी मर्जी से जो अफसरान है उनकी तैनाती भी की जाए और जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जिस हद तक हुआ अकोमोडेट किया जाएगा पीपल्स पार्टी को। देखें, बात तो वही आ गई ना कि उनके जो कंसर्न्स हैं पीपल्स पार्टी को, उनको ये सीन क्रिएट किए बगैर क्या एड्रेस नहीं किया जा सकता था। मसलन पोस्टिंग जो है, पोस्टिंग इज नॉट अ बिग इशू। जिसने पोस्ट होना है वो उसी ग्रेड के ऑफिसर होंगे, वो उसी अगर पब्लिक जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के डिप्टी कमिश्नर या AC या कमिश्नर लगने हैं तो उसी सर्विस के।
फेस चेंज होगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर लगना है आरपीओ मुल्तान, डीजी खान या भावलपुर लगना है तो वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ही वो अच्छा। स्टेट के साथ लॉयल्टी का हल्फ लेके आते हैं। कोई ये नहीं है कि प्राइवेट बंदा जाकर अफसर लग जाए। मीन सीनियर, अगर डीपीओ मुल्तान लगना है फर्क किया तो वो कौन होगा? वो सीनियर तो आप कह पुलिस रहे हैं इतना ऑफिसर ड्रामा होगा। क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, यही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर प्रोटेस्ट करवा कर या आप सामने आकर सीन जो आपने कहा क्रिएट करके ये अकोमोडेट किया जाता है तो पहले ही कर लिया जाता। हाँ, जो साउथ पंजाब में एक सेक्रेटेरिएट सेपरेट कायम किया गया था, वो सेक्रेटेरिएट नून लीग की हुकूमत ने आते ही इस हुकूमत ने, पंजाब गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। उस पर भी बड़े सीरियस कंसर्न हैं। इस बारे में नून लीग को जरूर कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसी सारी सूरत हाल के जवाब में फिर नून लीग या अरकान भी तो कह रहे हैं कि सिंध में भी मामलात में फिर नून लीग की मुशावरत शामिल की जाए। अच्छा आपने नुक्ता उठाया। सिंध में नून लीग का क्या स्टेक है? मसलन जनूबी पंजाब में तो पीपल्स पार्टी के पास सीटें हैं ना कौमी असेंबली की, यानी 3-4 सीटें मुल्तान से हैं, फिर मुजफ्फरगढ़ से है, फिर वहाँ रहीम यार खान से हैं। सिंध में नून लीग की कहाँ सीटें हैं? जब कोई पॉलिटिकल पार्टी डिमांड कर रही है कि हमें लोगों ने वोट दिया है, अगर एक कौमी असेंबली की सीट के अगेंस्ट 7 लाख लोगों की राय शामिल है तो आप देखें 7-8 सीटों का तो वो टोटल आप नंबर ऑफ पीपल बनाए कितना बन गया। तो जो नुमाइंदा है इन टेक्निकल डेमोक्रेसी, नुमाइंदा तो लोगों की विल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सिंध में कहाँ उनके वोटर हैं या उनके तो बंदे इलेक्ट होके आए हैं? तो एमकेएम कर सकती है दावा, एमकेएम कह सकती है हमारे शौकत पास फराजा 17 साहब, ये जो सीटें हैं। लफ्जी जंग है ये खत्म होती हुई देख रहे हैं आप, या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चल के हम देखेंगे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक ही कंटेनर पर सवार हो? एक कंटेनर की बातें तो बहुत दूर की हैं, लेकिन फिलहाल तो हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये बातचीत कर रहे हैं। तो वो जो कंटेनर वाला है उसमें पीपल्स पार्टी के अलावा बहुत और भी स्टेक होल्डर्स हैं। वो पीटीआई खुद भी अभी तक तो क्लैरिटी नहीं आई। आप कल भी देखते रहे कि परसों भी देखते रहे, कुछ लोग कह रहे थे कि जाएं अडयाला जेल के बाहर जाकर बैठ जाएं, एहतजाज करें, वहां पर उनके बानी पीटीआई खान साहब अकेले हैं। कहाँ कोई गया? तो पहले तो कंटेनर का फैसला पीटीआई ने खुद करना है। वो कंटेनर का फैसला शेर अफजल खान मरवत ने करना है, असद कैसर ने करना है, बैरिस्टर गोहर ने करना है, उमर अयूब ने करना है। वो किसने करना है? वो पहले पीटीआई ने फैसला करना है। वो बहुत दूर की बात है। और जब पीटीआई फैसला करेगी फिर पीटीआई ने झुकना है दूसरी सियासी जमातों को साथ मिलाने के। वो पीपल्स पार्टी से तो बात ही नहीं करना चाह रहे। वो तो कहते हैं एमकेएम पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ तो हम बात नहीं करेंगे। बेशक अगर गौहर खान कहते रहे कि खान साहब ने इजाजत दी है दीगर सियासी जमातों से बातचीत करने की, लेकिन फिर खान साहब की ही बात आ जाती है मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कि नहीं हम तो इनसे बातचीत नहीं करेंगे। तो अभी अनूप दिल्ली बहुत दूर है। चलें जी, ठीक है। अच्छा, वैसे ये जो सारा इशू है पीपल्स पार्टी नून लीग का तो बज़ाहिर इस तरह ही शुरू हुआ है ना कि बजट में मुशावरत नहीं की गई। तो आप देखते हैं कि बजट वाकई जिस तरह से कल हमारे ऑपोजिशन लीडर ने भी बात की है कि ये जो बजट है पाकिस्तान की आवाम के साथ ये जो है मुआशी दहशतगर्दी है, अग्री करेंगे आप इससे? बड़ी हार्ड टर्म है, हार्श रियलिटीज हैं। दहशतगर्दी कह देना, हमने हर चीज को दहशतगर्दी कह के 780A लगा देते हैं, एंटी टेररिस्ट एक्ट का सेक्शन 7। लेकिन हार्ड चॉइसेस हैं, आप ये कह सकते हैं कि बहुत हार्ड चॉइसेस हैं। उन हार्ड चॉइसेस में मैं खुद बहुत सारी चीजों से एग्री नहीं करता। मसलन सैलरीड क्लास पे टैक्स लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स भी सैलरीड क्लास दे, डायरेक्ट टैक्स भी सैलरीड क्लास दे। जो बड़े बड़े इस मुल्क के लोग हैं, एग्जाम्पशन अभी भी बरकरार हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में एग्जाम्पशन बरकरार हैं। एक तरफ आपने जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी तो एम्प्लॉइज हैं, उनको आपने 20 से 25% रेज दे दिया। निकाला कहाँ से? जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के सैलरीड क्लास है उससे निकाल के आप 75 अरब रुपए उधर अकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन हार्ड रियलिटीज है, मैं फिर कहूंगा, इन हार्ड रियलिटीज में गवर्नमेंट ग्रोथ कहाँ है, इंडस्ट्री कहाँ आगे बढ़ रही है, एग्रीकल्चर का
4.34% ग्रोथ हुई, तो एग्रीकल्चर पे भी कॉल्स हैं कि जी इसको भी आप टैक्स नेट में लेके आए। इनपुट्स एग्रीकल्चर की कहाँ चली गई? तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कॉम्बिनेशन अगर हो बजट साजी का पाकिस्तान के अंदर का, तो फिर तो ये रियलिटी सामने आए। प्रॉब्लम ये है कि आईएमएफ से लोन लेना है, आईएमएफ की कंडीशंस हैं, आईएमएफ की कंडीशन मीट करनी है। 2+2=4, बिल्कुल सादा फार्मूला। तो शौकत पराची साहब, जिस तरह से वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ अब हो चुका है और हम देख रहे हैं अपोजिशन की जानिब से क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है, तो चैलेंज तो नहीं बन जाएगा बजट पास करवाना हुकूमत के लिए? नहीं, चैलेंज तो बन रहा है कि अगर हुकूमत के साथ जो लोग हैं, जो इत्तेहादी हैं, बेशक एक तो इत्तेहादी है ना जो कैबिनेट में बैठे हैं, दूसरा पीपल्स पार्टी हाँ जो जी। कैबिनेट में नहीं है लेकिन आईनी ओहदे तो हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में विराजमान है, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी इसी इत्तेहाद के जरिए ही मुंतखब हुए हैं। पीपल्स पार्टी की सदर बनाने के लिए भी मेजॉरिटी नहीं थी, ना ही सेनेट चेयरमैन बनाने की थी। फिर फेडरल गवर्नमेंट का गवर्नर नुमाइंदा होता है, तो 2 गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वो पीपल्स पार्टी से हैं, इसी इत्तेहाद की वजह से। लिहाजा ये जब तक इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी साथ है, तो बजट पास कराने का मसला नहीं होगा, क्योंकि इनके नंबर्स इन टर्म्स ऑफ 169 वो पूरे हैं। वो नंबर जब तक पूरे हैं इन तीनों बड़ी जमातों के, तो उस वक्त तक तो बजट पास होता रहेगा। हाँ, खुदा न खास्ता इनमें अगर इतना डेंट आ गया कि फिर रास्ते बिल्कुल ही जुदा हो गए, फिर तो हुकूमत को भी मालूम है कि हम बजट पास नहीं करवा पाएंगे। और बजट पास ना हो, कट मोशन एक भी जो है वो अपोजिशन की मंजूर हो जाए, तो फिर हुकूमत गिर जाया करती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है। चलिए, फिलहाल तो नून लीग को कोई इतना खतरा नहीं है। वफाक की हमने बात की है, वजारतों और महकमों की रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला पंजाब में भी कर लिया गया है। मरीम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि 14 रुकनी जो खुसूसी कमेटी है वो कायम कर दी है, इसको आप कैसे देखते हैं? सारी सियासी जमातों ने अपने इंतखाबी मंशूर में राइट साइजिंग का कहीं ना कहीं जिक्र किया है। हाँ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तो 15-16 वजारतों को फेडरल लेवल से खत्म करने का ऐलान करते रहे, और वो कह रहे थे कि 1300 अरब रुपया बचत होगी, जो कि फिर अवाम पे खर्च किया जाएगा। तो एक प्रेशर तो होता है। मसलन अभी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दे दूं, आप अली अमीन खान गंडापुर की बात कर रहे थे बिजली के हवाले से। अभी पंजाब में सफाई मुहिम चली, तो बाकी सूबों पे भी प्रेशर आ गया ईद उल अज़हा के हवाले से, यकीनन बड़ा काम किया गया। तो एक ट्रेंड जब चलता है तो बाकी उसको फिर मजबूर आ जाते हैं फॉलो करने के लिए। मेट्रो बस पंजाब में बनी थी, मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर में बनाई थी, तो परवेज खटक साहब को भी बनवाना पड़ी वहां पेशावर में, अब वो चल रही है, तो उस ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। अब चूंकि ये ट्रेंड या एक प्रोनाउंसमेंट है कि हाँ कुछ ऐसी वजारतें या खत्म की जाएं या मर्ज कर दी जाएं जो एडिशनल बर्डन है एक्सचेकर पर, कौमी खजाने पर, तो ये एक कॉल तो पीपल्स पार्टी ने दी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी हर जलसे में ये बात किया करते थे, अगर वाकई गुंजाइश है राइट साइजिंग के नाम पर या कफायत शुआरी के नाम पर या सरकार का खर्चा कम करने के हवाले से, तो ये एक्सरसाइज जरूर होना चाहिए। गवर्नमेंट का साइज छोटा होता है, प्राइवेट सेक्टर बड़ा होता है। प्राइवेट सेक्टर आगे लेके चलता है मुल्क को, हुकूमत रेगुलेट करती है। यहाँ हुकूमत ज्यादा स्टेप इन कर चुकी है हमारे मुल्क में एक्सेसिवली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको तो राइट साइज करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा शौकत पराची साहब, अगर हम देखें ये जो अली अमीन गंडापुर का भी आपने जिक्र कर ही दिया है, मैंने भी किया, क्यों वफाक के साथ महाजराई बढ़ाने पर तुले हुए हैं वो, और जिस तरीके के वो एक्ट्स कर रहे हैं, क्या वो सही इकदामात हैं? जिस तरह से उनके बाद फिर अवाम ने भी रहमान बाबा गुर स्टेशन पर धावा बोल दिया, और गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने जवाबी तौर पर कहा है कि भाई ऐसा करें कि कंट्रोल इन्हीं को दे दें और फिर बिल भी यही जमा करें, वफाक की इंटरफेरेंसी ख़त्म हो जाए, ताकि इन्हें फिर पता चले। और इसी तरह से अता तारर ने भी यही तनकीद की है और कहा है कि इस तरीके के जो एक्ट्स हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले कबूल हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखें, इन प्रिंसिपल जो रियासती मामलात हैं वो प्राइवेट हैंड्स उन तक नहीं पहुंचने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके कहते हैं वापडा वाले,
बिजली वाले के जी वो बिल अदा नहीं करते। लेकिन जिन इलाकों में कोई पेंडेंसी नहीं है बिलों की, कल रात इधर एक मैपको यानी मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी जो है उसका एक ग्रिड एरिया है गड़ा मोड़ में, विहाड़ी मेलसी में। वहां रात को लाइट गई, मुझे बताया गया कि रात को 2 बजे लाइट गई और सुबह 9 बजे लाइट आई। ये 100% पेइंग एरिया है, इसमें कोई पेंडेंसी नहीं है, इसमें कोई लॉसेज नहीं है, कोई डिले नहीं है। अब मैपको के चेयरमैन खुद तो रात को एयर कंडीशन चला के मजे से सो रहे होंगे, या जितने उनका अमला सो रहा होगा, या ये गड़ा मोड़ ग्रिड वाले सोते रहे होंगे। लेकिन जो लोग अजियत का शिकार हुए, एक तो बारिश शुरू हुई, जो मेरे पास डिटेल नहीं, बारिश थी, लोग अपने कमरों में अंदर चले गए, ऊपर से बिजली नहीं थी। अंदाजा करें कितनी अजियत हुई होगी सारी रात। तो इस सूरत हाल में कौन फिर रिएक्ट जो लोग करेंगे, उनको कौन रोकेगा? यहाँ तो लोग अब अली अमीन गंडापुर को यहाँ याद कर रहे हैं कि कोई अली अमीन गंडापुर यहाँ पैदा हो जो इस तरह से इन लोगों को जाकर कोई कम से कम इनको सीधा रास्ते पे लेके आए। ये जो बदमाशी करते हैं बिजली वाले, वापटा वाले, जो लोगों को तंग करते हैं, बिल पूरे लेते हैं, उसके बावजूद लोगों की गैर एलानिया लोड शेडिंग वो गैर एलानिया नहीं है। सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सर जाते जाते लास्ट मिनट है, एक और भी सब्जेक्ट है जिसमें मैं चाहूंगी कि बात कर लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार बड़ा अहम रहा है हमेशा पाकिस्तानी सियासत में, और अब भी वो जरा तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। वजीर आजम, वजीर दाखिला दोनों उनसे मुलाकात कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ भी उनसे राब्ते में है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, किधर जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, किस कश्ती में सवार होंगे? जहां मौलाना साहब का दिल आएगा वहां जाएंगे। एक बात मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको, मौलाना साहब को ना तोड़ा जा सकता है ना मरोड़ा जा सकता है। मौलाना साहब जहां चाहेंगे, जिस कश्ती में बैठना चाहेंगे वो वहीं बैठेंगे। एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, मौलाना ने हमेशा, मैंने बड़ा अरसा उनकी सियासत को देखा है, वो अपना रास्ता खुद बनाने की सलाहियत भी रखते हैं और उस रास्ते को अपने लिए हमवार करने के हालात बनाने की भी सलाहियत रखते हैं। अभी देखे ना, को वो बहुत ज्यादा उनकी तादाद नहीं है असेंबली में, लेकिन आपने खुद बताया कि वजीर आजम साहब भी चल के गए, वजीर दाखिला भी गए, असद कैसर साहब वफ्द के साथ उनके पास जाते हैं, बैरिस्टर गौहर खान उनके पास जाते हैं। तो लिहाजा मौलाना साहब की जो अपनी कैलकुलेशन है वो मौलाना साहब के ज़हन में इंटैक्ट है। मैं भी इसी तरह इंतजार में हूँ कि मौलाना साहब किस तरफ जाते हैं, जैसे आप इंतजार। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शौकत पराजा साहब, बड़े अच्छे से तजिया पेश, मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल है। ब्रेक पर जाने से पहले जनाब मैं बर्थडे विश करना चाहूँगी पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। उनकी आज 71वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 21 जून 1953 को पैदा होने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल है, और आपका ताल्लुक अगरचे तबका अशराफिया से था, मगर इस सब के बावजूद हमेशा वो अवाम के साथ जुड़ी रहीं, अवाम के साथ खड़ी रहीं। वालिद की हुकूमत का तख्ता उलटने और फिर उनको फांसी के बाद बेनज़ीर भुट्टो को भी नज़रबंदी और जलावतनी की सबूतें बर्दाश्त करना पड़ी। इसी दौरान उन्हें पीपल्स पार्टी का सरबराह भी बना दिया गया, और मुल्क से मार्शल लॉ उठाए जाने के बाद 1986 में वतन वापस आई तो लाहौर एयरपोर्ट पर लाखों का मजमा उनका मुंतज़र था, जहां उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी किया गया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1987 में नवाब शाह की अहम शख्सियत हाकिम अली जरदारी के बेटे आसिफ अली जरदारी से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई, और मोहतरमा ने 2 दिसंबर 1988 को 35 साल की उम्र में पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। लेकिन उनकी हुकूमत महज 20 माह चली और 1993 को दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी के अपने ही सदर फारूक अहमद खान लगारी ने 1996 में बदउनवानी, अमनी और करप्शन के इल्ज़ामात के बाइस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया, और 1998 में बीबी को जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी। और 27 दिसंबर 2007 को जब वो लियाकत बाग में एक तारीखी जलसे से वापस जा रही थी तो एक कातिलाना हमले में शहीद कर दी गई। दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो को गड़ी खुदा बख्श में उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीब सुपुर्द खाक किया गया। अगरचे वो हमें मौजूद नहीं, मगर पाकिस्तानी सियासत की तारीख उनके जिक्र के बगैर नामुमकिन है, नामुकम्मल है। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ है ब्रेक का।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक एक्सप्रेसो हीरो से जिन्होंने जनूबी कोरिया में होने वाली एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज जेवलिन थ्रो में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा अपने नाम किया। और वो है जनाब पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर सुल्तान। इन्होंने 78.10 मीटर की थ्रो की और श्रीलंका के जेवलिन थ्रो ने 85.45 मीटर के जरिए सोने का जो तमगा है वो जीत लिया। कांसी का तमगा भी श्रीलंकन एथलीट ने अपना नाम किया। इवेंट में एशिया के 19 एथलीट्स जो शरीक थे। इससे कबल यासिर अली कांसी का तमगा भी अपने नाम कर चुके हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं और अब ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड के लिए खासी तैयारी कर रहे हैं। मजीद मोहम्मद यासिर से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद आपकी इस अचीवमेंट के लिए। ऑब्वियसली अब जब मेहनत करते हो और उसका आप अच्छा रिजल्ट आता है तो आप बहुत खुश होते हो। तो मैं भी बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उधर सिल्वर मेडल लिया है एशिया में, जो कि मेरी अभी तक की बिग अचीवमेंट है। इससे पहले मैं ब्राउन्स था एशिया में, तो बहुत खुश हूँ जी। अच्छा, माशाल्लाह। अब ये भी बताइए कि शुरू से क्या बनना चाहते थे? मोहम्मद यासिर सुल्तान का क्या एम था लाइफ में? क्या गोल्स अचीव करने थे या यही ख्वाब देखा था इसी खेल में आना है? कब डिसाइड किया? नहीं, बिल्कुल भी ये तो नहीं था पता कि प्लेयर बनना है। स्टार्टिंग में पापा कहते थे कि मेडिकल करना है, तो मैं नहीं था मेडिकल में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी। इंजीनियरिंग की है मैंने वैसे। अच्छा। हाँ, तो स्टडी में तब उस टाइम में ठीक था। उसके बाद बड़े भाई मेरे जो बड़ा भाई है वो नेशनल चैम्पियन भी है, पाकिस्तान आर्मी से खेलते हैं। तो उनकी वजह से मेरा जो इंटरेस्ट थोड़ा सा गेम में आ गया। तो तब से बस देख देख के उनको स्टार्ट किया, तो फिर पढ़ाई वढ़ाई सब पीछे रह गई। अच्छा। फिर गेम में ज़्यादा फोकस हो गया जी। सही है। तो ये जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप थी उसमें आपने कांसी का तमगा अपने नाम किया है और थ्रोइंग चैंपियनशिप में भी आपने ये तमगा अपने नाम किया है। क्या चैलेंजेस पेश आए, कैसा रहा ये सफ़र, इसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, चैलेंजेस तो हर चीज़ में आते हैं, हर्डल्स भी होती हैं, आपको पता है। लास्ट ईयर जो ये बड़ा मुश्किल ये रहा मेरा पिछला जो साल है, क्योंकि उसमें मेरा फ्रैक्चर हो गया था पाँव का, तो मैं ज़रा काफ़ी डाउन हो गया था उसकी वजह से। लेकिन वही टाइम था जहाँ पे मुझे स्टैंड करना था। अच्छी ज़्यादा वर्क किया मैंने उसमें, जो पाँव को बचा के मैं कर सकता था, ज़्यादा हार्ड वर्क किया, अपर बॉडी अपनी स्ट्रॉन्ग की। तो उसके बाद रिज़ल्ट ये आपके सामने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ की बेस्ट थ्रोज भी उसके बाद ही किए हैं। तो ये बड़ा खुशी का टाइम होता है जब आप ऐसे परफॉर्म करते हो, आप जो हार्ड वर्क जो पे होता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा यासिर, ट्रेनिंग के दौरान कितनी थ्रो की थी और क्या आइडिया था उस वक्त कि मैं इतनी थ्रो जो है वो इवेंट में करूँगा? हाँ जी, ट्रेनिंग में मैं इस बार अच्छी थी मेरी कंडीशन, लास्ट टाइम से मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा था। लेकिन जो होता है कि एटमॉस्फेयर हमें बड़ा इफ़ेक्ट करता है। जो साउथ कोरिया में हमारा बड़ा डिफरेंट है, हमारे इधर इतनी ज़्यादा गर्मी है तो हम इसके आदी हैं ज़्यादातर। तो उधर जाकर थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई, वेदर थोड़ा चेंज था, हवा ज़्यादा चल रही थी, इस तरह की चीज़ें हमें प्रॉब्लम करती हैं ड्यूरिंग कंपटीशन जो होती हैं। तो बहरहाल आई एम सेटिस्फाइड विद माय थ्रो और मेडल अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकी, लेकिन यह है कि मैं अपनी कंसिस्टेंट रहा हूँ और मेडल दिया अल्लाह ने, शुक्र। बेहतरीन, माशाल्लाह, आपने मुल्क का नाम रोशन किया है, हम सबको फख्र है आप पे। मुझे ये बताइएगा कि इस सारे जो ये प्रोसेस है, जिस तरह से आप जाते हैं इवेंट के लिए, तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसके लिए आपकी डाइट वगैरह और जिस तरह से सारा प्रोसेस होता है उसमें कहीं ना कहीं हम ये सवाल वैसे पूछते हैं तमाम जो प्लेयर्स या एथलीट्स आते हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको कहीं मिली है या फिर अपने ओन पे ही सारा कुछ आपने किया? गवर्नमेंट जो करती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो हमारा कैंप लगाता है बाकायदा से। अच्छा। जब हमने बाहर खेलने जाना होता है, कैंप में ये होता है कि वो आपको अकोमोडेशन देते हैं, डाइट जो होती है उनकी वो होती है उसमें। और दूसरा ये कि जब हम बाहर जाने जो उसके जो होते हैं अखराजात वगैरह, वो भी पीएसबी पे करता है या हमारी फेडरेशन पे करती हैं। तो आप सेटिस्फाइड हैं कि गवर्नमेंट? या सेटिस्फाइड हैं कि, लेकिन जितना वो कर रहे हैं कि काफ़ी पहले से काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। अच्छा। लेकिन और ज़्यादा करने की मजीद हो सकती हैं ज़्यादा जी, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ और अदर प्लेयर जो हैं हमारे साथ खेलते हैं, उनके मुकाबले में नहीं है। लेकिन पहले से चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह इन फ्यूचर ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह जी। अच्छा, आप ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या कैसी तैयारी अब तक जा रही है? और सुना है नए जेवलिन का भी वेट कर रहे थे, मिल गया नया जेवलिन? हाँ जी बिल्कुल, तैयारी तो मेरी अच्छी है पहले से माशाल्लाह, और मैं कर भी रहा हूँ, अपनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अभी। और जेवलिन हाँ जी मिले हैं, अरशद नदीम का आपको पता, तो उन्होंने कहा था पीछे से, तो अभी जेवलिन आ गए हैं।
तो मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे भी ज़रा मिल जाए तो मैं भी ज़रा इजी हो जाऊँ ट्रेनिंग में, इंशाल्लाह। क्योंकि वो ज़रूरी होती है। आपका मेन इम्प्लीमेंट ही वही है ट्रेनिंग का। तो अगर वो आपके पास स्टैंडर्ड का नहीं होगा तो फिर मुश्किल होती अच्छा, है। इसमें स्टैंडर्ड का फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा जैवलिन फ़र्क में? होता है जी। और उसकी वजह से क्या थ्रो वैसे नहीं हो पाती है या उतने मीटर्स तक नहीं हाँ जा बिल्कुल, पाती है? ये जो हमारे पास जो पाकिस्तान में जैवलिन है ये मतलब आप कह लें लोकल क्वालिटी के कह सकते हैं अच्छा। इनको जी, वो उस स्टैंडर्ड के नहीं है। इनमें मसला क्या आता है जी, ये फ्लाई नहीं करते सही। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपकी ये फोर्स को आपको वो करते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं। ओके। जितना ट्रेवल नहीं करते जितनी आप इनमें एफर्ट लगाते हो। वाइब्रेट करते हैं हवा में, तो कंपैरेटिवली जो कंपैरेटिवली दूसरे हैं वो उनकी थ्रो अच्छी है और जी बिल्कुल, उनमें आप जितना फोर्स लगाओगे वो उतना ट्रेवल करते हैं आगे को। तो मेन चीज़ तो हमारी यही है कि उसको दूर फेंकना होता है जेवलिन को। हाँ। तो ये सारी फोर्स तो बीच में ही खा जाते हैं, इतना ज़्यादा ट्रेवल नहीं करते, तो ये फिर मुश्किल होती है। सही। और जब हम बाहर जाके खेलते हैं, यूज टू नहीं होते उस जेवलिन का, तो फिर वो डिफ़िकल्टीज आती है हमारे। ओके। तो अच्छा, जी, तो क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके और आगे क्या करना चाहते हैं, गोल्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स हर प्लेयर का यही होता है कि वो ओलंपिक खेले सबसे पहले, क्योंकि अब हम एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं। तो अभी एशिया में मेडल है, इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इससे वर्ल्ड में मेडल लूँ, ओलंपिक्स में जाऊँ। तो फिलहाल तो यही है, उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस सारे सफ़र में फैमिली का सपोर्ट साथ साथ चला आपके? हाँ जी, या कहीं ना कहीं obviously। आपको फेस करना पड़ा, नहीं भाई पढ़ो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बड़े भाई प्लेयर थे। मुझे फैमिली से हमेशा सपोर्ट रहा है, उन्होंने मुझे फ्री हैंड छोड़ा हुआ है हर तरह से, कभी ना पूछा है ना बताया, बस ठीक है खुश होते हैं जब मैं जीतता हूँ, लेकिन ऐसा उनकी तरफ से कोई सबसे ऐसा। पहले मुबारकबाद किसकी तरफ से आती है, जिस तरह से मेडल आप जीते हैं अभी भी और पहले भी जब आपने जीता? हाँ जी बिल्कुल, मेरी अम्मी की तरफ से आती है, जिनका मैं बड़ा ही लाडला भी हूँ। तो मैं उनके बगैर तो उनको कॉल की मैं कंपटीशन भी नहीं खेल सकता, जो सच्ची बात है। तो सबसे पहले मैं उन्हीं से बात करता हूँ और बाद में भी उन्हीं से करता हूँ। चलें जी, हमारी बेस्ट विशेस हैं। आप ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, हमें पता है ज़रूर रोशन करेंगे आप मुल्क का नाम भी, हमारा भी। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासिर हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, ये तो हीरोज़ होते हैं जो पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं रोशन कर रहे होते हैं और हमें इन पर फ़ख्र है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, कहा यही जाता है कि जिस मुल्क के मैदान आबाद हों वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं, और आज एक ऐसी ही सरगर्मी का आलमी दिन मनाया जा रहा है जिसका रुझान पाकिस्तान में अब तेज़ी से फ़रोग पा रहा है और लोग पार्क्स में इस सरगर्मी को करके ख़ुद को सुपर फिट बनाने की कोशिशों में नज़र आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगा की, जिसका आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। और अगर बात की जाए तो ज़माना कदीम से योगा को फिटनेस का बेहतरीन ज़रिया और कई बीमारियों का इलाज भी समझा जाता है। 3000 कबल मसीह में वादी सिंध की तहजीब में योगा के आसार मिलते हैं और इसमें मुनफरिद मशक़ों की मदद से जिस्मानी सेहत, ज़हनी आसूदगी हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलिया आगा, जो कि इंस्ट्रक्टर हैं योगा की। उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी वेल, शुक्रिया बहुत। अच्छा आलिया, सबसे पहले तो ये बताएं कि टाइप्स कितनी है जो डेली रूटीन में हम करते हैं या लोग कर रहे हैं? योगा का मतलब ही है कि दो चीजों को जोड़ देना। तो दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। सबसे पहले उसमें ध्यान है हमारा, ये आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, तो उसमें आपका ध्यान होना चाहिए, किसी और चीज के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। या फिर आप अपनी सांस के ऊपर अपना ध्यान रखते हैं। तो ये मेंटल और ब्रेथ को दोनों को, माइंड को और ब्रेथ को दोनों को मिलाना, या माइंड को और बॉडी की मूवमेंट के साथ मिलाना, ये जो है योगा कहलाता है। अच्छा, तो आलिया, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार रहते हैं और मेंटल हेल्थ मुतासिर हो रही है। क्या मेंटल हेल्थ के लिए योगा कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और जो लोग इस एंजाइटी या जहनी दबाव का शिकार है, क्या वो योगा की मदद से इससे निकल सकते हैं? जी बिल्कुल, इसीलिए ये यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून, जो आज का दिन है, आलमी दिन मनाया जाता है योगा का। और उसकी थीम हर साल जो है वो सेट करते हैं। इस दफा जो थीम है वो योगा फॉर सेल्फ है, एंड योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो सेल्फ का मतलब ही यही हुआ कि जो हमारे आजकल के इश्यूज चल रहे हैं, मोस्टली
रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में ये नहीं है कि आपको कोई पागलपन है, ये स्ट्रेस रिलेटेड जो इश्यूज आ जाते हैं, मेंटल क्लैरिटी नहीं आती। जब आपके पास मेंटल क्लैरिटी नहीं होती तो वैसे ही आपका जिस्म जो है वो कमजोर होता जाता है, आप किसी चीज का दिल नहीं करता। मोटिवेशन, लोग अक्सर कहते हैं मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि उनका दिल नहीं कर रहा होता कि हम एक्सरसाइज करें, क्योंकि दिमाग कहीं और होता है। सो इसके बेनिफिट्स में डेफिनेटली स्ट्रेस को रिड्यूस करना तो बहुत ही मुफीद है और बहुत जल्दी हो जाता है। गोली फिर भी शायद 10 मिनट ले, अच्छा। लेकिन ये चंद सेकंड में काम कर जाता है। अच्छा। आपकी सांस जो है वो चंद सेकंड में काम कर जाती है, और स्ट्रेस के लिए तो सांस पहले से खाई जाती है। और साथ में अगर आप उसको फिजिकल मूवमेंट के साथ कर लें तो बॉडी की फिटनेस भी आ जाती है। और बॉडी की फिटनेस तो वैसे ही जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस्म बनाया है काम के लिए, बैठने के लिए तो नहीं बनाया था। तो जिस्म को चुस्त रखना, दिमाग को तेज रखना, ये हम देखते हैं कि योगीज जो हैं ये 100 साल की उम्र से भी ज्यादा जो है ये एक्टिव होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो ओल्ड एज है, जिनको नसीब होती है ओल्ड एज, वो बहुत कमजोर हो चुके होते हैं। ये योगा हमारे खित्ते से निकला हुआ, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है हमने छोड़ दी, हम इसे अपना नहीं सके। तो ये अगर हम अपना लें, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का गोल है कि इसको स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर स्कूल्स में और कुछ नहीं तो हम जाहिर बात है हम साइकोलॉजिस्ट हर जगह भेज देते हैं। हम साइकोलॉजिस्ट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में बैठाने लग गए हैं, हम साइकोलॉजिस्ट के साथ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ अगर हम ये योगा ट्रेनिंग्स थोड़ी सी ब्रेथ के हवाले से या फिर आपके फिजिकल फिटनेस के हवाले से करा लें, तो उससे बहुत जल्दी विद इन 1 मंथ आपका जो है वो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है बॉडी से। अच्छा, तो जिस तरह से अभी आप स्ट्रेस की बात कर रही थी, जो वर्कलोड स्ट्रेस है उसका भी अभी आपने जिक्र किया, तो इसके लिए स्पेसिफिकली कौन सा योगा टाइप जो है वो करना चाहिए? जी, वर्कलोड का मतलब ये है कि दिमाग पे बहुत बोझ बना है। और आप देखिए, अब जब बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है तो आपको भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि जो ब्रेन है, ब्रेन तो कंज्यूम सबसे ज्यादा करता है आपकी कैलोरीज। तो आप जाएंगे, फिर वो आपको दिल चाहेगा कि नहीं मैं हेवी खाना खाऊं, क्योंकि उस वक्त आपकी कैलोरी लेवल इतना लो हुआ होता है कि आप खाना ज्यादा खाते हैं। बच्चे भी इसी तरह से आप देखेंगे इम्तिहान के दिनों में बहुत ज्यादा खाएंगे, तो जब दिमागी काम होता है तो भूख बहुत लगती है। अच्छा, अब इसके साथ अगर आप फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत रखें, क्योंकि ज्यादा नहीं हो सकती, आप आपने कैलोरीज ले ली, अगर 1000 कैलोरीज ले ली, जो कम है वैसे मैं बता रही ऐसी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, 1000 कैलोरीज ले ली, तो इसमें से तकरीबन 70% जो है ये ब्रेन ले लेगा। अगर आपकी बहुत ज्यादा, जैसे आप लोगों के भी काम है, हाई स्ट्रेस में कांस्टेंट काम करना 7-8 घंटे, ये 70% ब्रेन ले लेता है। तो बॉडी इतनी स्ट्रांग होती नहीं है, फिर लोग जिम चले जाते हैं और वो जो 300 कैलोरीज बची उसकी जगह वो कोई 500 कैलोरी वाला वर्कआउट कर लेते हैं। तो उससे आप देखेंगे कि बॉडी कमजोर होती चली जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है। और विद इन लाइक 4 वीक्स जो है वो बॉडी जो है वो छोटी छोटी चीजें पकड़ लेती है, इन्फेक्शन लाइक कोल्ड, गला खराब होने लग जाएगा, जुकाम होने लग जाएगा, बॉडी एक्स हो जाएंगी। ये बॉडी का तरीका होता है कि जी मैं टू मच हो गया। तो योगा में दोनों चीजें अवेलेबल हैं। हैवी ड्यूटी भी अगर आप करना चाहें एक्सरसाइजेस, यानी कि अगर आपकी कैलोरीज दिमागी तौर पे आप इतना नहीं इन्वॉल्व किसी चीज में, तो फिर आपको जिस्म को जरा अच्छा चुस्त रखना है विद सम वेरी गुड एक्सरसाइजेस, तो वो भी है मौजूद और हल्की फुल्की भी है। अच्छा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेली रूटीन कैसा है। अगर आपने बहुत हेक्टिक दिन गुजारा है तो सांस के जरिए, सांस की एक्सरसाइजेस के जरिए आप उसे जो है नॉर्मलाइज कीजिए, क्योंकि हमारा ब्रेन के 2 हिस्से हैं। तो 2 हिस्सों में एक हिस्सा जो है वो बहुत काम करता है जब हम अलर्ट होते हैं। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, आप अलर्ट हैं, आप एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालें। और इसी तरह से बच्चे भी जो होते हैं वो बहुत अलर्ट रहते हैं, क्योंकि टीचर के उन्होंने जवाब देना होता है। दूसरी साइड जो है हमारी वो क्रिएटिव है, वो रेस्ट की साइड पे है। तो ये दोनों एक वक्त में काम नहीं करती हैं। अच्छा। ये एक वक्त में एक ही काम कर रही होती है। तो हम टू मच लोड कर देते हैं इस साइड को, जैसे मेरी लेफ्ट साइड है, बहुत ज्यादा लोड होगा तो मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाऊंगी, बॉडी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो मैं इस साइड को संभाल करने के लिए फिर मैं सांस का लेती हूँ, क्योंकि सांस की प्रैक्टिस जो है वो हमें बताती है कि नाक हमारा रेगुलेटर है,
दिमाग के कौन से हिस्से को चलाना है ये नाक बताता है। तो आलिया, जिस तरह से आप ये कह रही हैं कि सांस की एक्सरसाइज यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपको रिलीफ मिल सकता है और वो करनी बड़ी ज़रूरी है, कुछ हमारे नाजरीन को बताएंगी कि सुबह सुबह करने से या फिर घर जाकर जब काम से थक जाएं तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कुछ ईजी जिनसे वो फिट भी रह सके और फ्रेश भी? हाँ, बहुत आसान है। सीधे हाथ का आपने अंगूठा लेना है और सीधे हाथ के जिस दिन, ये अब आपने उस एग्जाम्पल को बताया कि जिस दिन बहुत हेक्टिक हो, ठीक है ना, तो आपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कर देना, ठीक है ना, सीधे हाथ से राइट नॉस्ट्रल को बंद कर देना और जो आपने लेफ्ट नॉस्ट्रल है उससे सांस लेनी और उससे सांस निकालनी। सांस का इस्तेमाल मुंह से नहीं करना, सांस का इस्तेमाल आपने सिर्फ नाक से करना। सो सांस लेनी और सांस निकालनी, ये 9 सांसें, और आपका ब्रेन जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा। जो भी दिन में आपने हेक्टिक रूटीन करी है वो बैलेंस हो जाएगा। 9 सांसें आपने सीधे अंगूठे से सीधा नॉस्ट्रल बंद कर देना, बस 9 सांसें लेनी। और अगर आप बहुत आपको लगे कि जिसे हम कहते हैं ना, एक वो तरीका होता था जिसको बुरा समझा जाता है, आहें भरना। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैंने सांस ली, ये एक बॉडी का तरीका है, नेचुरल तरीका है। तो योग फॉर सेल्फ यही सिखाता है कि आप नेचुरल तरीके से यानी अपने आप को समझें, और आहें भरना बुरी चीज नहीं है। 5 आहें भर लेंगे तो आप डी स्ट्रेस हो जाएंगे, बॉडी डी स्ट्रेस हो जाती है जी। और सोसाइटी का जो मैं आपको बताऊं, योगा फॉर सेल्फ आ गया, हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, तो अब सोसाइटी के लिए क्या है? देखिए, आप खुद जो एक डी स्ट्रेस बंदा हो तो पॉजिटिव बंदा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, हर चीज उसको पॉजिटिव लग रही होती है, तो ये रिपल इफेक्ट होता है। यानी कि मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं आपको भी पॉजिटिव सेगमेंट का वक्त हमारे खत्म हो गया। थैंक यू सो मच आलिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया कि योगा इंपॉर्टेंट है और थ्रू योगा हम कितनी सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और ईजी हो सकते हैं। और यहीं पर एक्सप्रेसो में वक्त हो एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसके आगाज में शामिल करेंगे सेगमेंट फ्लैग्स, जिसमें सना हुमायूं मुलाकात करवा रही हैं जापानी सफीर वाडा मित्सुहिरो से। क्या गुफ्तगू हो रही है, आइए देखते हैं। हेलो और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ जापानीज़ रेजिडेंस में, और जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ योर एक्सीलेंसी मिस्टर वाडा मित्सुहिरो से। योर एक्सीलेंसी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम and it's been a wonderful opportunity to meet you and to know more about Japan and its culture. I hope that your stay in Pakistan since 2 years has been comfortable. Either the weather is not so favorable, but still, let's come back to the where we are right now because it is the most important of. जनाब सफ़ीर, हमारे देखने वालों को सफ़ीर की रिहाइशगाह के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि यहाँ आपके शेफ़ का क्या काम है। Role of the chef. はい、私が住んでおります大使公邸 सफ़ीर की रिहाइशगाह जहां मैं रह रहा हूं, यहां हर रोज बेशुमार लोग आते हैं। जापान का सफ़ीर होने के नाते ये रिहाइशगाह मेरे लिए सबसे अहम जगह है। खास तौर पर जब यहाँ मैं अपने मेहमानों को इशाइये पर बुलाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत खास मौका होता है। इससे मेरे मेहमानों के साथ ताल्लुकात मजीद उस्तवार होते हैं। यहाँ पर खास जापानी खाने बनाए जाते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। आज मैं आपको भी यहाँ पर बनाए जाने वाले खास खानों का सीक्रेट बताऊंगा। जापान के खाने 4 मुख्तलिफ सीजन्स और सी फूड पर मुश्तमिल हैं। जापान अपने कुदरती माहौल की वजह से बहुत अहमियत का हामिल है। इसी वजह से जापान के खाने भी कुदरती ग़िज़ाइयत से मालामाल हैं। कुदरत के एहतराम पर मबनी जापानी खाना 2013 में यूनेस्को के इंटेंजिबल सकाफती विरसे के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ था। इस सरकारी रिहाइशगाह पर मेहमान जापानी खानों की खूबसूरती और जायके से लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ जो भी मेहमान आता है वो जापानी खानों की लज्जत से हैरान भी होता है और खुश भी। यहाँ के शेफ्स जापानी खानों के सिफारतकार हैं। इन्हीं की बदौलत यहाँ खाने की महफिलें लगी रहती हैं। मैं सिफारती रिहाइशगाह के शेफ यामाजाकी का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी बदौलत मैंने बहुत से पाकिस्तानी दोस्त बनाए हैं। ताहम सरकारी रिहाइशगाह पर शेफ बनने में बहुत से मुश्किलात शामिल हैं।
多くの आज शेफ यामाजाकी आपको इनके बारे में और बहुत कुछ बताएंगे। しかしながら工程料理人にはそれなりの苦労があると思います。本日はぜひ山崎さんからいろいろなお話を聞いていただければと思います。 Thank you very much, Your Excellency. And now I'm really excited to know more about Japanese cuisine and to taste it and to have my own opinion about the food. So thank you very much for your time. And I hope we are proceeding to West. इस वक्त हम मौजूद हैं इस सेगमेंट में जिसमें हमें शेफ़ यामाजाकी को वेलकम कह रहे हैं और आज ये हमें बताएंगे कि जापानीज़ कुजीन के वो अहम इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और किस तरह से जापानीज़ कुजीन तैयार किया जाता है। सो यामाजाकी, आई वेलकम यू in my show, and he is the chef to the official residence of Japanese ambassador in Pakistan. So I am so glad and excited to know more about the Japanese culture. And now I want to, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज आप कौन सी डिशेस तैयार कर रहे हैं? はい、今日は、日本料理ですごく重要な आज हम अहम जापानी खाने जेंसाई, सूप, टेम्पोरा और आखिर में सबसे खास सुशी बनाएंगे। とても大事なスープです。 Okay, now tell me what are the जापानी सकाफत में सुशी की क्या अहमियत है? Japan culture. OK、そう日本では約300年前から सुशी की तारीख 300 साल पुरानी है। कच्ची मछली को एक खास तरीके से खाया जाता है क्योंकि उस वक्त फ्रीज करने का तरीका मौजूद नहीं था। एक जापानी के लिए एक अहम ग़िज़ा है। गैर मुल्की भी अब सुशी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सुशी दुनिया भर में काफी मकबूल हो गई है। I'm very excited. And now अब आप सुशी तैयार करें और हमें ज़रूरी अज्जा साथ साथ बताते जाएं। Using it. Okay. So please.なんか喋んなきゃいけないのここは。これが हमने इन चावलों को सिरके में भिगोकर रख दिया था। चावल सुशी बनाने में एक अहम इंग्रेडिएंट है। 作っております。 क्या ये स्टिकी राइस है? Yes。あと今日こちらも ये वसाबी है। सुशी में इसका इस्तेमाल बहुत अहम है। ये हमारी बॉडी को जरासीम से निजात दिलाता है। हम अब सुशी की तरफ बढ़ेंगे। क्या आपने पहले कभी सुशी ट्राई की है? Not yet.そうじゃあアンカーさんは आप लोग जापान के खानों के बारे में क्या जानते イメ हैं? ージを持ってますか They are non-spicy. जापानी खानों में मसाले कम होते हैं, ज़्यादातर कच्चा गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि जापानी खाने बहुत सेहत बख्श होते हैं। Healthy to your gut. मुझे पाकिस्तानी खाने पसंद हैं। यहाँ मसाले और ऑयल ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। でこの寿司はすごく握るのが難しいんです सुशी को पकड़ना बहुत टेक्निकल है। अगर आप इसे मजबूती से पकड़ेंगे तो ये सख्त हो जाएगी। सुशी बनाते हुए नरम हाथों से इसे पकड़ें ताकि ये सख्त भी ना हो और टूटे भी नहीं। の握るコツです。日本では आज हम 8 किस्म की सुशी बनाएंगे, लेकिन जापान में सुशी की 40 से ज्यादा इकसाम हैं जो मौसम के मुताबिक बदलती रहती हैं। いっぱいあります。見えるかよいしょ。これは सुशी को मजीद खुशबूदार बनाने के लिए हम इसे आग का सेक देते हैं। Nice. ये जापान की मीठी 甘い चटनी タレ है। です。こ
これから太 अब 巻き हम を एक रोल सुशी बनाएंगे जिसे फेवटुमकी कहते हैं। सुशी को रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ものです。 इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी खानों में नहीं होता, लेकिन मुझे उम्मीद है ये बहुत सेहतमंद साबित होगी। वेरी हेल्दी। व्हाट इज दिस? The eggs एग्स। Yeah. ओके and cucumber ओके and this one Mushrooms. is yes mushroom. ओके। व्हाट इज दिस? The crab meat. वाओ। これもギュッ इसे भी ज्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने, आराम आराम से ये रोल होगा। に開きます。 इसे खाने के साथ साथ बनाना भी बहुत टेक्निकल है। こんな感じになります。で、これで完成です。 It looks very colorful. जापानी खानों में रंग भी अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि कलरफुल खाना जायके और खाने के तजुर्बे मजीद बेहतर बनाता है। और ये हमारे 8 किस्म के सुशी तैयार हो चुके हैं, जो कि अभी ये सिर्फ 8 किस्म के हैं, लेकिन जापान में आपको कम से कम इसकी 40 इकसाम मिलेंगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट दिस, क्योंकि जितना ये प्रिपेयर होने में इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल है, दिस इज़ कलरफुल और न्यूट्रिशन भी है। और अब हम जा रहे हैं अपनी अगली डिश की तरफ, विच इज़ टेम्पुरा। Yes. एंड आइए देखते हैं कि टेम्पुरा किस तरह बनता है।じゃあ今から अब हम काकी एज बनाएंगे। ये डिश पकोड़े से बहुत मिलती जुलती है। जापान में हम मसाला इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पकोड़ों में कुछ मसाले हम भी डालते हैं। 入りますよね。 यकीनन एक ज़बरदस्त तजुर्बा होने वाला है। で今日は इस डिश में कच्चा प्याज, पक्का प्याज और गाजर का इस्तेमाल अहम है। で揚げます。 और आपने पाकिस्तान में स्पाइसी पकौड़ास तो खाए होंगे। आज हम ट्राई कर रहे हैं जापानीज़ नॉन स्पाइसी पकौड़ा। और जापान में ये जो डिश है ये एज अ मेन डिश खाई जाती है, नॉट एज ए स्नैक। गर्मी है। यस, अगर हम टेम्पोरा को बहुत ज्यादा फ्राई करेंगे ये सख्त हो जाएगा, और अगर ये नरम हो तो ये मजेदार नहीं होता। हमने इसे सही तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करने वाले तमाम अज्जा को मुख्तलिफ टाइम देना पड़ता है, और इनको देखकर इनकी आवाज से ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये अब पक चुके हैं। मुझे लगता है कि जापानी खानों को तकनीकी महारत की ज़रूरत है, और हर एक के लिए जापानी खाना पकाना इतना आसान नहीं है। नाइस, ब्यूटिफुल। हर डिश का एक अलग मूड है, कलर्स हैं, एंड आई थिंक इट्स वाइब्रेंट, कलरफुल, हेल्दी एंड यमी एट द सेम टाइम। सो आई एम एक्साइटेड, लेट्स ट्राई दिस फूड। अब मैं ट्राई करने लगी हूँ ऑथेंटिक जापानीज़ फूड, और शेफ़ यामाज़ाकी जो है वो मुझे सर्व करेंगे, और साथ साथ हमें ये भी बताएंगे कि कौन सी डिश में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उनकी क्या अफादियत है। 本日は आज मैंने सूप बनाया है। इस सूप में जापानी खानों का बुनियादी जुज़ डाशी शामिल है। बराह करम इससे ट्राई करें। 香りを楽しんでみてください。 It's very yummy, and I think it's delicious very much.
डेयरी न्यूट्रिशनल बिकॉज इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो यूजुअली हमारे पाकिस्तानी खानों में इस्तेमाल नहीं किया जाता। はい、次は天ぷらになります。 ओह ज़बरदस्त। और अब हम ट्राई करने वाले हैं टेम्पुरा विद इट्स स्पेशल सॉस। Yes. टेम्पुरा जो है वो चॉपस्टिक से खाया जाता है और चॉपस्टिक्स की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है जापानीज़ कुजीन में। सो आई एम गोना ट्राई दिस टेम्पुरा विद चॉपस्टिक्स जो कि एक ऑथेंटिक जापानीज़ स्टाइल भी है। और ये प्रॉन को पहले मैं ट्राई करूँगी। It's really yummy. It's really crispy, very fresh, and the quality of the seafood is amazing. Thank you very much. Okay. The next is sushi. Oh, that's why we are here for. And I think I am going to try the best sushi in the world. Okay, but let me try Yeah. with this. आई थिंक मैंने इस वक्त दुनिया की सबसे हेल्दी और न्यूट्रिशन डिश खाई है। इट इज़ फैंटास्टिक। Thank you. और मुझे लग रहा था कि शायद मैं पहली दफ़ा सुशी ट्राई करूँगी तो मैं खा नहीं पाऊँगी, टेस्ट डेवलप नहीं है। मेरे सारी गलत फहमियाँ और सारे परसेप्शंस गलत साबित हुए हैं। थैंक यू सो मच यामाज़ाकी। बहुत शुक्रिया। आपने इतनी अच्छी मुझे हेल्दी डिशेस खिलाई और इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ। एंड आई थिंक आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। अब तक के लिए फ्लैक्स में इतना ही और आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और ऐसा हो नहीं सकता कि एक्सप्रेसो में हम क्रिकेट की कोई बात ना करें। ऑल्दो अब तो बड़ा दिल दुखता है क्रिकेट की बात करते हुए, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का जिक्र करते हुए, क्योंकि बड़ी बुरी तरह से बाहर निकले हम इससे। सुपर 8 मरहले में बहरहाल भारत ने अफगानिस्तान को बासानी 47 रन से शिकस्त दे दी है और भारत के 182 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 134 रन ही बना सकी। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में हमारी जो मायूस कुन कारकर्दगी थी उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी और पहले राउंड से ही आउट होने के बाद क्रिकेट टीम शदीद तनकीद की जद में है और होना भी चाहिए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम की नाक़िस कारकर्दगी के बाद पीसीपी सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली मुतवक्के है और यही कहा जा रहा है वहाब रियाज कमेटी से अलग होने का उनका कवी इम्कान है। अलबत्ता बाबर आजम की कप्तानी के बारे में फौरी तौर पर कोई फैसला मुतवक्के है नहीं है, इसका भी पता चल जाएगा। उधर कौमी क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में नए खिलाड़ियों को मौका दिए जाने का कवी इम्कान है। मैं थोड़ा सा अगर आपको याद कराऊं और पीछे ले जाऊं, 2009 में आज के दिन 15 साल पहले हम अपना T20 वर्ल्ड कप यूनुस खान की कप्तानी में जीते थे और आज वो दिन है कि हम सोग मना रहे हैं ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने का और ढूंढ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है इस ख़राब और बुरी परफॉर्मेंस का। बात करने के साथ अहमद नजीब सत्ती मौजूद हैं। अहमद, एक तो जो मैंने एक बड़ी अच्छी सी मेमोरी जो है याद कराई है क्रिकेट फैंस को 2009 की, उस वक्त क्या मूड था, क्या जो प्लेयर्स की कारकर्दगी थी, उसके बाद जो क्रिकेट फैंस हैं वो खासे खुश थे। और अगर अब की कारकर्दगी हम देखें तो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, जिम्मेदार का तयन अभी तक नहीं हो सका और वो हम सब ढूंढ रहे हैं कि कौन है जिम्मेदार, किस तरीके से इस सवालिया निशान को ख़त्म किया जाएगा। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा टाइम लूंगा। आपका ये जो महीना है ना जून का, ये बड़ा खुशियां और गम दोनों लेके पाकिस्तान की हिस्ट्री में आता है। उसकी वजह यह है कि 20 जून 1999 उसमें आई स्टिल रिमेम्बर, मैं छोटा था उस वक्त के, पाकिस्तान की महंग उससे स्ट्रॉन्ग टीम पाकिस्तान की कभी भी नहीं आई। तो पाकिस्तान फाइनल में 1999 के वर्ल्ड कप में एक मैच हार गया जो कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया से फाइनल लॉर्ड्स में। फिर चैंपियंस ट्रॉफी इसी जून के महीने में पाकिस्तान ने लिफ्ट की 2017 में। और फिर इसी 20 जून की बात कर रहे थे तो इसी जून में फिर जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि हम बाहर हो गए अभी रिसेंटली इस वर्ल्ड कप के, सुपर 8 में नहीं जा सके, और इसी जून के अंदर 2009 में पाकिस्तान जो है वो टाइटल लिफ्ट किया T20 वर्ल्ड कप का। अब जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पाकिस्तान की 2009 की जो T20 वर्ल्ड कप की टीम थी
वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी। अब उससे यहां से अंदाजा लगाएं कि यूनुस खान जो पाकिस्तान के कप्तान थे, उनको कभी भी कोई T20 का खिलाड़ी नहीं माना गया और उसके बाद भी उन्होंने T20 क्रिकेट खेलना छोड़ दी थी। और बहुत सारे खिलाड़ी नए थे जिनका कोई तजुर्बा नहीं था, जिसलिए अहमद शहजाद पहली मरतबा गए अंडर 19 से, जस्ट वो क्रिकेट से आए थे। फिर मोहम्मद आमिर उस वक्त 17 साल के थे, अंडर 19 क्रिकेट से आए थे, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फिर आपके पास बड़े नाम नहीं थे, शाहजेब हसन पहली मरतबा गए थे कौमी टीम के साथ, लेकिन उस टीम में यूनुस खान चूंकि सख्त जरूर थे लेकिन बहुत ही ईमानदार, बड़े जबरदस्त आदमी थे, तो स्पिरिट बहुत हाई था। और वो टीम शुरू में स्ट्रगल कर रही थी हमारी, लेकिन बाद में जब मोमेंटम पकड़ा तो फिर वो पीछे रुकने का नाम नहीं लिया और हमने वो टाइटल को लिफ्ट किया। लेकिन जिस तरह से हम अभी बाहर हुए हैं ना, और आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की है, देखिए अब क्यों बाहर कर रहे हैं आप सिलेक्शन कमेटी को, अब क्यों, पहले क्यों नहीं? Exactly. सबको पता था कि वहाब रियाज साहब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है सिलेक्शन के अंदर, कोई तजुर्बा नहीं है सिलेक्शन के अंदर, और ना कोई ऐसी कोई रेपुटेशन रखते हैं, तो हारने के बाद ही क्यों फैसला करना है? तो वहाब रियाज को छोड़े ना, पहले तो चेयरमैन पीसीबी साहब से पूछे, सर क्यों, वाई आपने पहले क्यों नहीं आप ऐसे लगाया था, आपने क्या क्रेडेंशियल्स थे आपके? आपने देखिए, जब जुल्म का निजाम चलता है ना इस मुल्क के अंदर, जुल्म का निजाम, तो उसका फैसला यही होता है। मैं बारहा ये कहता हूं, आपने 70% सिलेक्शन कमेटी में लोग लाहौर से रखे हुए, आपने पूरे केपीके जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की जहां से टैलेंट आ रहा है, एक सिलेक्शन का नुमाइंदा नहीं है। नॉर्दर्न रीजन जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पहाड़ी इलाके नियर बाय, सेकंड बिगेस्ट आपकी लॉट यहां से आती है, एक बंदा नहीं है, कोयटा का एक बंदा नहीं है। आपका निजाम, आपने लोगों को नवाजा हुआ है, तो फिर ये तो आना है। अब बाद में तो सबसे इजी हो जाता है, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, तो पहले फैसले करते हुए सोचना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ ही है। जिस तरह से अब बात की जा रही है, जो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज है उसमें भी नए खिलाड़ियों को चांस मिलेगा, और अभी हमने हमेशा से ही देखा है बुरी परफॉर्मेंस के बाद फिर कप्तान तब्दील कर दिया जाता है। अगर अभी की बात करें करंट सिनेरियो की, ऑब्वियसली कुछ चेंजेस तो होने हैं जिसका जिक्र भी किया जा रहा है, तो कैप्टन खाली तब्दील कर देने से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि यही होता है, या फिर बिल्कुल नई टीम और नया कैप्टन होगा और उनको थोड़ा टाइम दिया जाए तो फिर वो परफॉर्म करके दिखाएंगे, क्योंकि हमेशा से ऐसे ही होता है और हमने देखा है। लेकिन नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। कप्तान एक बनाएंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा बनाएंगे तीसरा आ जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक ब्यूरोक्रेसी है, जो 3 से 4 बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं। एक काले कोट वाले साहब है, मैं अक्सर उनका जिक्र करता हूँ, वो बैठ के बेसिकली डोरियां हिलाते हैं। जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, उनके प्लेयर के साथ सेटिंग होती है, तो वो बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अंदर एक माफिया बैठा हुआ है। सबसे पहले उनको चेंज करना पड़ेगा, उन 5-6 लोगों को पीसीबी से निकालना पड़ेगा, प्रोफेशनल लोगों को लेकर आना पड़ेगा। वो बेसिकली पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो बेसिकली बैक एंड पर सब कुछ चला रहे होते हैं ना, मेन डोरियां वो हिलाते हैं। तो जब तक आप उनको चेंज नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे होते हैं, और आप सब प्लेयर ये सर्जरी किसने करनी है? मतलब अगर आप कह रहे हैं पॉलिसी मेकर्स को भी चेंज करना पड़ेगा, तो फिर ये कौन करेगा? इसका इख्तियार किसके पास है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने करनी है। अब मसला ये है कि उनके पास इतने ज्यादा ओहदे हैं, वो पीसीबी के भी चेयरमैन हैं, वो वजारत दाखिला भी हैं, एंटी नारकोटिक्स को भी गालिबन हेड कर रहे हैं। तो बात ये कि इसीलिए तो फिर ये जिम्मेदारी उन्होंने वहाब रियाज साहब के कंधों पर डाली हुई थी। यही तो बात है। देखिए, आप मुझे बताएं कि आप टीवी पे प्रोग्राम करती हैं, कोई आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपने इसकी कोई ट्रेनिंग ली होगी, तो इसके बाद ही आप इस मॉर्निंग शो को होस्ट कर रही है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी को बगैर किसी क्रेडेंशियल्स के बिठा दिया जाए। तो इसी तरह से वहाब रियाज को कैसे चीफ सेलेक्टर आपने लगा दिया? आपने सीनियर मैनेजर, अच्छा, मंसूर राना साहब का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है एज अ मैनेजमेंट के अंदर, वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर रहे हैं, वो उनके जूनियर हैं। एक बंदा विदाउट एक्सपीरियंस उनके ऊपर सीनियर मैनेजर है। वहाब रियाज पहले जका साहब के दौर में सिलेक्शन कमेटी के हेड थे, इसमें सिलेक्शन कमेटी में हेड कोई नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल हेड वही है। किस एक्सपीरियंस पे आपने उनको लगाया? कोई एक्सपीरियंस नहीं। आप तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर कोई एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखता है, ये भी एक्सपेरिमेंट करो, वो भी एक्सपेरिमेंट करो। तो कसूरवार, देखिए, विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, मोहसिन नकवी साहब को समझना चाहिए कि जब तक वो ही इज द मेन पर्सन, उनको चेंजेस करनी है, वरना ब्लेम तो उनके ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाएगा ना। ही इज लीडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको इंसाफ करना पड़ेगा, इस तरह से बात चलेगी नहीं। अच्छा, और हमने ये भी देखा कि बात ये भी की जा रही थी कि हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको कमर्शियल एक्टिविटीज़ से दूर कर दिया जाए तो फिर वो परफॉर्म करेंगे। आपको लगता है कि अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ से प्लेयर्स को दूर किया जाए तो शायद उनकी परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी आ जाए? देखिए, कमर्शियल एक्टिविटीज का कोई ताल्लुक नहीं है। मसला ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये 4 प्लेयर्स का जो टोला है, जिसमें बाबर, रिजवान, शादाब और शाहीन, अब इनका ग्रुप बीच का कुछ अलग हो गया, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं, इनको बहुत ज्यादा लत, इन्होंने नेशनल ड्यूटी को सेकंड इंटरेस्ट पे डालना शुरू कर दिया था। यानी हर वक्त लीग ही खेलूंगा या छोटी बॉल के क्रिकेट पे तवज्जो, और नेशनल टीम से के अंदर वो अब वो चीज नहीं रहती, अपने दोस्तों को ग्रुपिंग को सपोर्ट करना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्होंने किए हैं,
लेकिन मसले का हल फिर भी नहीं निकलेगा कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज को बंद कर दें। बात है कि देयर शुड बी अ राइट बैलेंस बिटवीन द कमर्शियल एक्टिविटीज, लीग, क्रिकेट, मनी एंड द नेशनल इंटरेस्ट। इनके बीच में हम ये कहते हैं, आप यही कहते हैं आप पैसा ना कमाओ, आप कमर्शियल्स ना करो, लेकिन एक राइट बैलेंस होना चाहिए। जब आप नेशनल टीम से खेलो तो फिर आपकी 100% जो एफर्ट्स होनी चाहिए वो विनिंग कॉज की तरफ जानी चाहिए, टीम के लिए होनी चाहिए। और अगर आप कमर्शियल बाकी करते हैं फ्री टाइम में तो कमर्शियल करें। तो बात यह है कि प्लेयर्स ने बैलेंस आउट कर दिया है, लेकिन उनको कंट्रोल कौन करेगा प्लेयर्स को? आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग कंट्रोल करते हैं वही प्लेयर के साथ मिल जाते हैं, तो फिर कैसे कंट्रोल होगा? अच्छा, तो जाते जाते अमर मुझे ये बताइए कि बहैसियत क्रिकेट फैंस और कौम हम बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं इस टाइम, और हमारी ईद भी बड़ी बुरी गुजरी है इनकी वजह से। तो जो चेंजेस हम कह रहे हैं कि लाए जाएं, हमें तो उस हद तक क्रिकेट का नॉलेज भी नहीं है, तो जो बाइख्तियार हैं लोग वो इस पर मतलब क्या स्ट्रॉन्ग ऐसी रीजंस हैं, जो मैनेजमेंट है जो कुछ कर गुजरने पर भी मुक़्तदर है, वो क्यों नहीं जो ये चेंजेस हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है जिनके पास, वो क्यों वो डिसीजन पहले नहीं ले लेते? उनको पता ही नहीं है। यही तो कह रहा हूँ कि बड़े रिस्पेक्टेबल वे में मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट का तो नहीं पता है ना, वो बैकग्राउंड नहीं है उनका। तो अब जो सर्जरी का जिक्र कर रहे हैं उससे कुछ होगा, क्या लगता है? और सर्जन मौजूद है हमारे पास पाकिस्तान में कोई? देखिए, सर्जरी कौन करता है? वो सर्जरी की बात कर रहे हैं, क्वालिफाइड सर्जन ही सर्जरी करता है ना। तो जब सर्जन ही क्वालिफाइड नहीं है तो सर्जरी उसको कैसे पता है कैसे करनी है? मोहसिन नकवी साहब टोटली डिपेंडेंट है पीसीबी में लोगों के ऊपर कि वो उनको क्रिकेटिंग राय देंगे, और जिन लोगों ने राय देनी है वही कल्प्रिट है, तो फिर कैसे सर्जरी ठीक होगी? ठीक है, ऐसे सर्जरी बिल्कुल नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया अहमद नजीब सती। क्रिकेट पे हम बात कर रहे थे, बड़ा दिल है भाई जब हम देख रहे होते हैं और हमारी टीम ही बाहर हो जाती है, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और इतनी बुरी तरह हार के बाहर होती है, बड़ा दुख होता है। मेरा और तमाम क्रिकेट फैंस का दुख ये साझा है। एक्सप्रेस में यहाँ वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो अब कुछ जिक्र करेंगे हमारे फ्लैगशिप शो कारवान सराय का, जो कि अब इंटरनेशनल भी हो चुका है। जी जनाब, मुस्तंसर हुसैन ताहिर साहब मौजूद हैं नेदरलैंड्स में, वहाँ से किस्से कहानियाँ हमें सुना रहे हैं। और ये जो इंटरनेशनल चैप्टर है कारवान सराय का, आपने बिल्कुल देखना नहीं भूलना है। इसकी कुछ झलकियाँ देखते हैं। एक सवाल उठता है जो मेरे नावल राग से कि क्या चार मुराबियों का खुशी से कोई ताल्लुक है? तो मैं समझता हूँ कि हाँ, अगर वो चार मुर्गाबियां डेल्फ की इस नहर में तैर रही हों तो डेफिनेटली उनका ताल्लुक खुशी से है। और मैं देख सकता हूँ कि मेरा सुर्ख पेंग जो है वो भी मुर्गाबियों के साथ तैरता चला जा रहा है। मैं हॉलैंड या नीदरलैंड का शहर डेल्फ्ट, वहाँ पे मौजूद हूँ। डेल्फ्ट की एक नहर के बहुत ही खूबसूरत पुल के ऊपर मैंने सेट लगा रखा अपना मुख्तसर सा, और यहाँ से मैं आपसे बातें करूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि दो शहर ऐसे हैं पाकिस्तान में जिन्हें मैं कहता हूँ कि वो पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन कस्बे हैं। एक तो रूपल, और उसके बाद तरशिंग यानी रूपल के साथ, और फिर हरामोश का कस्बा। अगर हॉलैंड में मुझे कोई कस्बा या टाउन पसंद है तो वो डेल्फ्ट। और डेल्फ्ट क्यों मुझे पसंद है? इसकी रोशनी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि यहाँ किस किस्म की रोशनी होती। सिर्फ डेल्फ्ट में नहीं, पूरे हॉलैंड में एक खास नौइयत की रोशनी क्रिएट होती है जो नॉर्दर्न सी से जन्म देती है, और बाकी तमाम जितने भी यूरोप के मुल्क हैं ये रोशनी वहां तक नहीं पहुंची। मिनिएचर पेंटिंग जो है उसने बहुत असरअंदाज किया डच मुसव्वरी के ऊपर। अब ट्यूलिप्स है, मतलब मैं हॉलैंड में हूँ, आपको पता है कि इसको लैंड ऑफ ट्यूलिप्स कहते हैं। और वो क्या गाना है कि व्हेन इट स्प्रिंग अगेन आई विल ब्रिंग अगेन ट्यूलिप्स फ्रॉम एम्स्टरडैम एंड विद अ हार्ट दैट इज ट्रू, a love for you I'll bring tulips from Amsterdam। हम एम्स्टरडम में तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हॉलैंड को ट्यूलिप्स का मरकज कहा जाता है। और ट्यूलिप कहाँ से आया? टर्की से। पिछले दिनों एक किताब आई, व्हाट वी स्टोल फ्रॉम द सैरसन्स, यानी हमने मुसलमानों से क्या चुराया। तो माहिर तामीरात है खातून, ब्लैक उनका नाम है, बरतानवी है, और उनकी बड़ी ज़ख़ीम किताब आई है
और उनसे पूछा गया कि आपने ये क्यों नाम रखा है कि व्हाट वी स्टोल फ्रॉम द सैरसन्स, तो उसने कहा कि एक्चुअली हम हमेशा ये कहते हैं कि ये जो सैरसन्स हैं इन्होंने, यानी मुसलमान जो है, इन्होंने हमसे बहुत कुछ चुराया, तो आई एम पेइंग देम बैक इन द सेम कॉइन, कि हमने उनसे क्या चुराया है। और उसने साबित किया कि यूरोप का जो मेजर आर्किटेक्चर, पूरा आर्किटेक्चर, और खासतौर पे गोथिक को तो समझा जाता है ना कि सॉलिड यूरोपियन, मतलब है कि इसके कल्चर में रंगा हुआ और यहाँ से डेवलप किया हुआ आर्किटेक्चर है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये उसने प्रूव किया है। ये सीरियन चर्चेस से आया है, इराक से आया है, जो महराबें हैं वो मतलब है कि मशरक से आई हैं, मोरक्को से आई हैं। इट्स कॉल्ड डेल्फ ब्लू। दुनिया भर में जब आप डेल्फ ब्लू कहते हैं तो वो एक स्टेटमेंट होती है, एक नायाब चीज का नाम है। और यहाँ पे फैक्ट्री है पुरानी 1-2, और वो सारी हर जगह आप देखेंगे कि ज्यादातर ब्लू डोमिनेट करता है हर जगह, और ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है ब्लू पॉटरी की। बल्कि ये है कि ब्लू पॉटरी जो है वो हमारे यहाँ ही बड़ी खूबसूरत चीजें बनती हैं, लेकिन वो ब्रांड बन जाता है ना। मेरी बेटी एनी ने यहाँ आई, यहाँ से बड़ा कीमती, पता नहीं 200-400 रुपए का मर्तबान खरीद कर ले गई। अच्छा, वहां पे रखा नुमाइश के लिए, अपने घर में बड़ा सजाया। अमेरिका में तो धूम मच गई ना कि जी ये अपना है ब्लू पॉटरी और डेल्फ से है। तो मुझे पहली नजर में वो ऐसे, माफ कीजिएगा, आई होप कि मेरी बेटी नहीं सुन रही, मुझे वो अचार का मर्तबान ही लगा था, कोई खास चीज नहीं लगी। जी, तो ये हाइलाइट्स आपने देखी। डोंट फॉरगेट टू वॉच इंटरनेशनल चैप्टर ऑफ कारवान सराय इतवार शाम 8:05 पर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। और जनाब, जाते जाते आपको बताएं कि दुनिया भर में आज मौसीकी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मौसीकी के ज़रिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग देना है। तो जनाब, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा रंगीन रखिए और अच्छा म्यूज़िक सुन लिया कीजिए। इसके साथ ही एक्सप्रेसो का वक्त ख़त्म हो गया है और हमारा आपका साथ इस हफ्ते का जो था वो ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी पीर को इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।